Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में डिफीट के बाद जापान की जो पॉलिसी है पेसिमिज्म की उसमें चेंज हुआ है और एक नए तरीके का जापान हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए समझते हैं। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू की हम यहाँ पर बात करते हैं, जापान जो कि पैसिफिज्म की पॉलिसी को यहाँ पर जिसने अडॉप्ट कर लिया, बेसिकली पहले पैसिफिज्म की पॉलिसी समझ लीजिए। पैसिफिज्म की पॉलिसी एक वाइड स्पेक्ट्रम पॉलिसी है जो कि बात करती है उन सारी बिलीव्स के बारे में कि कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सुलझाया जा सकता है और सुलझाया जाना चाहिए पीसफुल मैनर से, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री और वॉर है उसको यहाँ पर अपोज करती है ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सोसाइटी को जहाँ पर गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है कि वो फिजिकल वायलेंस की तरफ अडॉप्ट करे, ठीक है। तो पहले तो ये शब्द आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप और लिमिटेड डिफेंस स्पेंडिंग दिखाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपको पूरी दुनिया भर में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी समझना होगा। देखिए जापान कमिटेड है वर्ल्ड वॉर टू के बाद कि वो पैसिफिज्म की पॉलिसी को ही अपनाएगा और वो काम करना चाह रहा है जितनी भी सेंस है मिलिट्रियलिज्म के या इंपीरियलिज्म के उनको यहाँ पर ख़त्म किया जाए जो कि जापान में प्री वॉर इरा में एग्जिस्ट करते थे। तो अब कैसे कंपनसेट करेगा पैसिफिज्म के स्टांस में? तो जापान को कहीं ना कहीं एक क्लोज बायलैटरल मिलिट्री अलायंस करना पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो अरेंजमेंट है ये जापान को एक प्रोटेक्टर की कैटेगरी में ला देता है ऑफ द यूएस इन द एशियन रीजन। अब रिलाय करता है यूएस के ऊपर अपनी सिक्योरिटी गारंटी को लेकर। जापान यहाँ पर रिडायरेक्ट कर सकता है अपने एफर्ट्स को लेकर, इकोनॉमी रिकवरी डेवलपमेंट की बात करें या फिर फॉर्मिडेबल कमर्शियल और टेक्नोलॉजी पावर हाउस की बात करें तो बाय द लेट 1960s कुछ इसी तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। बट बाय द अर्ली 1970s जापान ने किया टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और कहीं ना कहीं इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। तो एक शिफ्ट हमें देखने मिला टुवर्ड्स द मिलिट्रियलाइजेशन। रिसेंट ईयर में जापान यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है जो कि सिग्नल कर रहा है कि कहीं ना कहीं जापान अपनी पैसिफिस्टिक पॉस्चर को छोड़ रहा है और एक असर्टिव रोल की तरफ यहाँ पर मूव करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इन दी ग्लोबल स्टेज। अगर हम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली एड्रेस किया था यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को और मार्क किया एक पाइवटल मूवमेंट इन दिस ट्रांजिशन और हाईलाइट किया कि जापान का इमरजेंस एक मेजर मिलिट्री पावर के रूप में हमें देखने के लिए मिलेगा। ये शिफ्ट कहीं ना कहीं एंटेल कर रहा है एक कन्वर्जन ऑफ जापान रिनाउंड सिविलियन इंडस्ट्रियल प्रोवेस के बारे में, एक रोबस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, और इंडिकेटिव है ये कहीं ना कहीं कि किस तरीके से अपनी ट्रेडिशनल जो इसकी डिपेंडेंसी है, रिलायंस जो इसका है यूएस सिक्योरिटी के ऊपर, उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा है। सो जापान इवॉल्व हो रहा है, ना केवल अगर हम बात करें मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में बल्कि आसपास के रीजन की जो स्ट्रैटेजिक चीज़ों के आप बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से भी जापान पिछले कई दशकों में लगातार इवॉल्व हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट को एक प्रमोट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पर जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब आपको यूजुअली देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली जो विजन है इसको इनिशियली आर्टिकुलेट किया गया था जो यहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, 2007 में इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी और बात की थी हमें एक स्ट्रैटेजिक यूनिटी को लेकर काम करना होगा इंडियन और पैसिफिक ओशन के अंतर्गत। जापान ने यहाँ पर हैवीली इन्वेस्ट किया, बहुत सारे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टाइप्स के यहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ, और कहीं ना कहीं जितने भी की प्लेयर्स हैं इन क्षेत्रों के, स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उनको यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की है बाय अलाइनिंग अपने जितने भी स्ट्रैटेजिक विजन है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज और पॉलिटिकल रिजॉर्व की बात करें तो जापान कहीं ना कहीं एक एक्टिव शेप ले रहा है रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक। ये ट्रांजिशन कहीं ना कहीं सिग्निफाई कर रहा है कि जापान का जो ट्रांजिशन है जो कि पैसिव यूएस प्रोटेक्टोरेट के रूप में काम कर रहा था टू बिकमिंग एन इक्वल पार्टनर इन दी रीजनल सिक्योरिटी अफेयर्स, ताकि यहाँ पर एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आपको देखने के लिए मिले। ना तो क्वेश्चंस कम कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जापान एक रेडिकल चेंज कर रहा है। तो देखिए इसके बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर है। पहले एक्सटर्नल प्रेशर्स को समझते हैं। एक्सटर्नली बहुत सारे की एलिमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि जापान
जापान को इस सिक्योरिटी स्टांस के लिए लेकर जाते हैं। पहला तो चाइना की लगातार असर्टिव मिलिट्री पॉस्चर्स कहीं ना कहीं एक कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमें जापान के क्षेत्रों में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो मिलिट्री कोऑपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है बीजिंग और मॉस्को के बीच में, अलॉन्ग विद देयर कोऑर्डिनेशन पॉलिसीज इन नॉर्थ ईस्ट एशिया। ऐसे में कहीं ना कहीं जापान की जो सिक्योरिटी कैलकुलस है ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना ज़रूरी है नॉर्थ कोरिया की प्रेजेंस के कारण भी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंज जापान फेस करता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम लास्टली बात करें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी रही है जिसके अंतर्गत एक यूएस जो अपने सिक्योरिटी कमिटमेंट से पीछे हट रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ पर भी जापान को एक प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी पोस्चर लेकर चलना होगा। वहीं अगर हम इंटरनल डायनामिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो लैंडस्केप है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे टोक्यो के अंतर्गत जापान को एक असर्ट इटसेल्फ वाली कंडीशन की बात की जा रही है कि कुछ नहीं तो नॉर्मल पावर आपके पास तो होनी चाहिए। और दूसरा जो कंजर्वेटिव आर्ग्यूज हैं कि जापान हैज सफिशिएंटली डेमोन्स्ट्रेटेड कि भाई उसका क्रेडेंशियल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए ग्लोबल एक्टर। साथ ही टाइम ऐसा आ चुका है कि जापान अपनी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ कि उसकी अपनी खुद की सिक्योरिटी उसको भी यहाँ पर ये अडॉप्ट कर ले। एडिशनली यहाँ पर एक बात की जा रही है कि जापान की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकती है, एक्टिव रोल प्ले कर सकती है जब बात है रीजनल स्टेबिलिटी और ऑर्डर की। यही इंटरनल सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ एक्सटर्नल प्रेशर के साथ इनको देखा जा रहा है, जहां पर जापान कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज़ को चेंज करने के बारे में सोच रहा है। इसी के साथ जापान ने डिस्कार्ड कर दिया है अपने हिस्टोरिकल लिमिट ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, ट्रेडिशनली जिसको 1% ऑफ जीडीपी रखा जा रहा था। रिसेंट डेटा की अगर हम बात करें तो मिलिट्री स्पेंडिंग में 1.1% का जीडीपी में यहाँ पर चेंजेस हमें देखने मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर किशिदा के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कमिट कर दिया है कि ये डबल कर देंगे एनुअल डिफेंस एक्सपेंडिचर को, विच वुड बी 10 ट्रिलियन येन, मतलब लगभग $68 बिलियन 2027 तक हो जाएगा। चूंकि जब हम जापान की बात कर रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये यूएस और चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। जापान लगातार ब्लॉस्टर कर रहा है कि वो अपने काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को मजबूती प्रदान करे, स्पेशली यहाँ पर क्रूज मिसाइल के थ्रू, राइट। तो ऐसे में हमें देखना होगा किस तरीके की चीज़ें जापान करने वाला है। हालांकि जापान की कैबिनेट ने रिसेंटली रिलैक्स कर दिया है अपने लॉन्ग स्टैंडिंग बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द लीथल वेपन्स टू फ्रेंडली नेशन। ये डिसीजन यहाँ पर एक ओपन एवेन्यू की तरह हमें देखने मिल रहा है, जो जापान को लीवरेज प्रोवाइड करेगा कि वो अपने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी बेस को यहाँ पर सपोर्ट कर सके और जितने भी जो आसपास के फ्रेंडली नेशंस हैं उनके साथ यहाँ पर डील्स क्लोज कर सके। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। रिसेंट रूलिंग 26 अप्रैल को जब हमें देखने मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिलीवर कर दिया है एक वर्डिक्ट जहां पर उन्होंने सपोर्ट किया है कि कंटिन्यू किया जाएगा ईवीएम मशीन्स का कंट्री के इलेक्टोरल प्रोसेस में। कोर्ट ने यहाँ पर डिसमिस करी है एक प्ली को जहाँ पर रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही थी पेपर बैलेट की, और एम्फसाइज किया है कि कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट जो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। समझिए, बेंच ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया उस पिटीशन को जहाँ पर बात की जा रही थी कि दोबारा से पेपर बैलेट लेकर आइए। कोर्ट ने यहाँ पर रीज़न दिया है कि देखिए ब्लाइंड डिसर्ट आपको नहीं करना होगा। यूजुअली कोर्ट ने एक और चीज़ भी बात करी है कि इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है जो प्रपोजल था कि अलाउ किया जाए वोटर्स की वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं पेपर स्लिप जो कि जनरेट की जाती है वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल के द्वारा बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द बैलेट बॉक्सेस। ये डिसीजन कहीं ना कहीं कोर्ट की एक अप्रोच दिखा रहा है कि उन्होंने जो सेक्शन 19 ऑफ एमएस की बात यहाँ पर की जा रही थी, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको दिया है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जो प्ली थी कि 100% क्रॉस वेरिफिकेशन ईवीएम और वीवीपैट का नेशन वाइड कराया जाए, उसको भी यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। अभी तक अगर हम बात करें तो केवल जो 5% वीवीपैट्स होती थी जिन्हें रैंडमली सिलेक्ट यहाँ पर किया जाता था एनी गिवन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको यहाँ पर चेक किया जाता है और उसी के आधार पर काम किया जाता है, राइट। तो ये भी दूसरी चीज़ है आपको देखना होगा। इंस्टेड कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि देखिए फुल स्केल क्रॉस वेरिफिकेशन
कोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लोर करना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो हैं, वीवीपैट जो पेपर स्लिप हैं, उनके साथ क्या छेड़छाड़ हो सकती है, क्या गतिविधियां हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। ये रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं बता रहा है इलेक्शन कमीशन एडमिशन की तरफ से, जो कि बात कर रहा है कि ये जो स्लिप है ये एक टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ऐसे में विद ईच पोलिंग स्टेशन कम से कम हमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्लिप का यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए, राइट। चलिए, सिंस हम वीवीपैट और इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये एक अपडेट था न्यूज़ से रिलेटेड, प्रीवियस न्यूज़ से रिलेटेड, दैट इज़ वाई इट वाज नेसेसरी फॉर अस कि हम इसको डिस्कस करें। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। IUCN रिप्रेजेंटेटिव्स टू बी एन ऑब्जर्वर इन नीलगिरी थार सर्वे। देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है एक सिंक्रोनाइज सर्वे ऑफ द नीलगिरी थार, जो कि एक माउंटेनियस अनगुलेट स्पीशी है, विद द एम की एस्टिमेट लगाया जा सके इनकी पॉपुलेशन का और इन्हें एंडेंजर्ड स्टेटस से निकाला जा सके, राइट। चलिए डायरेक्टली बात करते हैं नीलगिरी ताहार के बारे में। एंडेमिक हैं, आपको देखने मिलेंगे नीलगिरी ग्रोथस हाइलोक्यूरस इनका साइंटिफिक नेम है। नीलगिरी के क्षेत्र में सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें इनकी स्पीशीज़ के जेनस की, तो केवल और केवल नीलगिरी ग्रेसस जो जीनस है उससे बिलोंग करने वाली इकलौती अगर स्पीशी आपको जो देखने मिल रही है वो यही है। आगे अगर हम बात करें तो ये एंडेंजर्ड है, माउंटेन अनगुलेट एंडेमिक है सदर्न पार्ट एंड वेस्टर्न घाट्स के लिए। साथ ही अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो ब्राउन कलर्ड वाइल्ड माउंटेन गोट्स आपको देखने मिल जाती हैं, डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस है जिसमें स्वेप्ट बैक हॉर्न्स और ब्रिस्टली मेन्स देखने के लिए मिलते हैं। नीलगिरी ताहार की बात करें तो रफली 400 किलोमीटर के स्ट्रेच में वेस्टर्न घाट और केरला और तमिलनाडु के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। यूजुअली ओपन माउंटेन ग्रासलैंड और स्टीप रॉकी क्लिफ्स पर ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो इरवईकुलम नेशनल पार्क में हाईएस्ट डेंसिटी आपको देखने मिलेगी नीलगिरी ताहार की, जो कि आपको लगभग 1000 इंडिविजुअल के आसपास का एस्टिमेशन देखने के लिए मिल सकता है। सोशल एनिमल है, हर्ड्स में रहते हैं और 6 से लेकर 100 इंडिविजुअल तक का एक हर्ड यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। हर्ड में भी मिक्स्ड या फिर इसके अंदर केवल मेल या फिर एडल्ट फीमेल्स या यंग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नीलगिरी ताहार की बात करें तो ग्रासेस पे फीड करते हैं, श्रब्स लीव्स और फॉप्स के ऊपर। ये पॉलीगेनस होते हैं विच मीन्स मेल्स मेटिंग विद दी मल्टीपल फीमेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मेन थ्रेट की बात करें नीलगिरी ताहार के तो हैबिटेट लॉस, ओवरग्रेजिंग, लाइव स्टॉक्स की कमी होना, इलीगल हंटिंग और क्लाइमेट चेंज इसका प्रमुख कारण बनता है। चलिए बात करते हैं क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो अपना खुद का एक यूनिक फीचर है और कहीं ना कहीं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आपको देखने मिलता है, फेडरल कोर्ट है और कोर्ट ऑफ एडवाइजरी के रूप में भी ये काम करता है। बेसिकली इसके पास अथॉरिटी है कि अपॉइंट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को। और इसी के साथ सन 2000 में अगर हम बात करें तो कोर्ट के पास एक और नई पावर हमें देखने मिली थी विच इज़ द क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। ये पावर अलाउ करती है कोर्ट को कि वो रेक्टिफाई कर सकता है अपने जजमेंट्स को even after they have attained finality, distinct from the conventional power of review which enables court to correct अगर किसी प्रकार का एरर हो गया है रिकॉर्ड्स के अंतर्गत, राइट। तो पहले तो ये एक चीज़ हमें समझनी होगी, क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन क्या है। मैं आपको बता रही हूँ ये एक यूनिक पावर है जो कि स्टैंड आउट करती है कोर्ट के रेगुलर प्रोसेसेस को। ये रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अपने स्टांस को स्पेसिफिक केस में लेके कि वो उसको सरपास कर सकती है, राइट। तो पहले तो एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस समझ लीजिए। क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है ये एक प्रकार की पावर है कोर्ट के पास कि वो रिव्यू कर सकती है या करेक्ट कर सकती है अपने किसी भी प्रकार के जजमेंट को, ऑर्डर को, ताकि किसी भी तरह का गलत जस्टिस ना हो सके। ये एक रेमिडियल मैकेनिज्म है जो कि अवेलेबल है एक्सेप्शनल केसेस में वेयर देयर हैज़ बीन अ मैनिफेस्ट एरर या फिर वायलेशन हो रहा है किसी नेचुरल जस्टिस का और जिसे रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता रेगुलर एवेन्यू जैसे रिव्यू पिटीशन के थ्रू। वहीं जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करें तो ये एक पावर है कोर्ट का जो कि उसे अलाउ करता है कि वो रिव्यू कर सकता है किसी एक्शन को या डिसीजन को ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जितने भी निर्णय हैं, डिसीजन हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ या लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पर ही हमें देखने के लिए मिले हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, एक
केस है दिल्ली मेट्रो का केस, पहले उसको समझ लेते हैं, बैकग्राउंड समझिए केस का। इस केस के अंदर इन्वॉल्व था एक डिस्प्यूट बिटवीन द दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन विच इज़ द DMRC और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, कि भाई जो एक टर्मिनेशन है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का रिलेटेड टू द स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल। टर्मिनेशन का बेस क्या था, DMPL ने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट को, ये बोलकर कि प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट इन दी मेट्रोज कंस्ट्रक्शन, और कहीं ना कहीं टर्मिनेशन क्लॉज यहाँ पर अपने आप में इन्वोक हो रहे थे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसीजन की बात करें तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रूल किया DMPL के फेवर में, और उन्होंने बोला कि देखिए टर्मिनेशन करेक्ट था और कुछ डिफेक्ट DMRC के काम में हमें देखने मिले, इसी के कारण इसको हटाया गया। वहीं प्रायर टू टर्मिनेशन डेम्पल ने यहाँ पर रोक दिया था रेल ऑपरेशन को सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। आफ्टर टर्मिनेटिंग बोथ पार्टीज जॉइंटली रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी, ताकि रीओपन किया जा सके इस ऑपरेशन को विच वॉज सैंक्शन विद द सर्टेन कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को समझिए, DMRC ने चैलेंज किया कि ये जो आर्बिट्रल है इसको विड्रॉ किया जाए। अब ऐसे में क्या हुआ, DMRC चैलेंज द आर्बिट्रल अवार्ड इन द सुप्रीम कोर्ट विच अपहेल्ड द अवार्ड, एम्फसाइजिंग द लिमिटेड स्कोप टू चैलेंज आर्बिट्रल अवार्ड अंडर द इंडियन लॉ। और यहीं पर आपको क्यूरेटिव पिटीशन देखने मिली। क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पर फाइल की गई विच इज़ अ रेयर लीगल रेमेडी, जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी तरीके के जस्टिस में मिसकैरिएज को रोकने के लिए। इन एन अनप्रेसिडेंट मूव सुप्रीम कोर्ट ने इसको साइड रखा आर्बिट्रल अवार्ड को इन द केस थ्रू द क्यूरेटिव पिटीशन, राइट। तो दो इंटरफेरेंस यहाँ पर किए गए बाय द कोर्ट इन दिस केस बेस्ड ऑन द टू प्राइमरी ग्राउंड्स। कोर्ट ने यहाँ पर देखा, दे फाउंड फॉल्ट विद द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्मिनेशन क्लॉज। साथ ही यहाँ पर हेल्ड किया गया कि ट्रिब्यूनल को रिक्वायरमेंट है फॉर DMRC टू completely cure the breach was unreasonable. Instead, the court asserted that it was sufficient for DMRC to take effective step to address the breach and complete cure was not necessary. और ऐसे में कोर्ट ने ऑल्सो दे क्रिटिसाइज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर डिसरिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ CMRS sanction which was considered vital evidence. The tribunal fails to consider this evidence was deemed problematic by the court. और इसी के साथ आप देखेंगे इंटरवेंशन लिया गया। सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो जो उसके साथ आपको एसोसिएट देखने के लिए मिलती हैं। पहली बात तो कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी। द कोर्ट इज सीन एज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द लॉ, ठीक है। और अब यहाँ से अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो एक कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी लोगों के अंदर देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंसर्न है कि फ्रीक्वेंट रिविजिटिंग अगर डिसीजन की यहाँ पर होगी तो आप समझिए यहाँ पर जो इंटीग्रिटी है, जो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एज एन इंस्टीट्यूशन, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। और साथ ही ये बता रहा है जुडिशियल इंटरफेरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन देखने मिल रहा है। ये जो एक्सरसाइज है क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन की, ये क्वेश्चन क्रिएट करती है अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द permissible judicial interference particularly in the arbitration cases जहां पर जनरल पॉलिसी ऑफ मिनिमल जुडिशियल इंटरवेंशन को फॉलो किया जाता है। सो दिस इज द केस। आपको पता होना चाहिए कि क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन क्या होता है, किस तरीके का पावर होता है। सो दिस इज द आर्टिकल 137 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ एनी रूल मेड अंडर द आर्टिकल 145 की भी यहाँ पर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पावर को आर्टिकल 137 से यहाँ पर लेता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं सोलर रेडिएशन के बारे में, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पढ़ना है। स्टडी से सोलर रेडिएशन अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग पावर फॉलिंग इन इंडिया। साइंटिस्ट ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने यहाँ पर कंडक्ट किया एक एनालिसिस जो कि रिवील कर रहे एक अलार्मिंग डिक्रीज ट्रेंड, जो क्वांटिटी है सोलर रेडिएशन की जो अवेलेबल है फॉर कन्वर्जन बाय द सोलर पैनल्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, इसके बारे में एक यहाँ पर खुलासा हुआ है। ये एनालिसिस यहाँ पर पब्लिश किया गया था IMD का साइंटिफिक जर्नल। आप नाम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम ये जर्नल है जिसे IMD यहाँ पर निकालता है। समझिए यहाँ पर बात की जा रही है जो सोलर रेडिएशन है इसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, जो इंक्रीज्ड कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि इंक्रीज्ड एरोसोल लोड बढ़ रहा है जिसकी वजह से फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम कार्बन एमिशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग या डस्ट, ये सारा एक क्लाउडिंग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं
जिससे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। एरोसोल पहले ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को और डिफ्लेक्ट कर देते हैं इसको ग्राउंड से दूर। वहीं जो डेंस क्लाउड है वो भी इसे बाद में रोक देते हैं, क्योंकि आपको अगर हीट बजट पता है तो आपको पता होगा देयर आर सर्टेन प्रपोर्शन और अप्रॉक्सीमेटली 61 प्रपोर्शन जो यहाँ तक आता है, राइट। ऐसे में अर्थ के द्वारा अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग एरोसोल्स के द्वारा इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, फाइनली देयर आर सर्टेन प्रपोर्शन जो अर्थ तक पहुंचता है। अब ये फैक्टर क्यों प्रॉब्लमेटिक है समझिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी हैम्पर हो रही है। सो पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है, साइंटिस्ट का सजेशन है कि देखिए हमें और एफिशिएंट सोलर पैनल्स यहाँ पर लगाने होंगे ताकि हम एक काउंटर क्रिएट यहाँ पर कर सकें। सोलर रेडिएशन जो है जो डिक्रीज हो रही है उसको जितना जल्दी यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा सकेगा उतना ही अच्छा है। ये स्टडी यहाँ पर यूटिलाइज करती है लगभग 13 इन हाउस स्टेशन को, जिसके अंदर इक्विप किए गए थे इस तरीके के सोलर रेडिएशन डेटा, जो कि 1985 से 2019 तक का आइडेंटिफाई किया गया है। ये एनालिसिस कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा है एसपीवी पोटेंशियल को लेकर अक्रॉस द स्टडी, दैट मीन्स सोलर फोटोवोल्टिक पोटेंशियल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये स्टेशंस यहाँ पर थे अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली और तिरुवनंतपुरम के कॉन्टेक्स्ट में इसको यहाँ पर देखा गया है, राइट। तो पहली चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि सोलर रेडिएशन क्या है, तो ये एक एनर्जी है जो कि सन यहाँ पर एमिट करता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम इसकी बात करें तो शॉर्ट वेव लेंथ में ये हम तक पहुंचती हैं, वेव लेंथ्स होती हैं, रेंज करती हैं फ्रॉम शॉर्ट वेव टू अल्ट्रा वायलेट, देन रेडिएशन टू लॉन्ग वेव, इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि विजिबल होती है इन द लाइट फॉलिंग इन द बिटवीन। सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का अर्थ के क्लाइमेट को लेकर, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग अलग वेदर पैटर्न्स को, ओशन करंट और फोटोसिंथेसिस को यहाँ पर क्रिएट करने में। जो अमाउंट है सोलर रेडिएशन की जब ये अर्थ तक पहुँचती है, पर्टिकुलरली द लोकेशन ऑफ द अर्थ सरफेस जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, टाइम डे क्या है, टाइम ऑफ ईयर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है और सरफेस क्या है, और सरफेस एल्बिडो मतलब कितना रिफ्लेक्ट बैक हो गया है। ये सारी कंडीशंस ही ध्यान में रहते हुए हमें समझनी होंगी किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। ऑलराइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी वाइटर एनवायरनमेंट है आप समझिए, चाहे आपकी आइस कैप्स हों, चाहे आपके क्लाउड्स हों, चाहे आपके एरोसोल्स हों, डस्ट पार्टिकल हों या फिर हमारी सी हो, ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है और इसी रिफ्लेक्शन बैक को ही हम एल्बिडो बोलते हैं, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं इंडियाज पेटेंट फिलिंग क्लाइम्ब 24.6% टू 83,000 इन फाइनेंशियल ईयर 2023। नैसकॉम की एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है जहाँ पर इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट सर्च देखा है अपनी पेटेंट फाइलिंग में फाइनेंशियल ईयर 2023 में विद अ टोटल ऑफ 83,000 पेटेंट फाइल। ये मार्क कर रहा है एक एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 24.6% जो कि हाईएस्ट हमें पिछले 2 दशकों में देखने के लिए मिल रहा है, राइट। सो ये पहली चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं डायरेक्टली नासकॉम के बारे में। नासकॉम एक नॉन फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो कि अपेक्स बॉडी हो जाती है फॉर द आईटी इंडस्ट्री। 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। रिलेंटलेस परसुएट कर रही है, कंसिस्टेंटली सपोर्ट करती है आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री को। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप एक यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है जापान के अपने कमिटमेंट पैसिफिज्म को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.